जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ बड़े फैसले किए हैं और फैसलों में से एक फैसला मुज़ाकरात है। मुज़ाकरात किससे हो सकेंगे, कौन करेगा, कब होगा, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, अब उनकी वापसी के इम्कानात पैदा हो गए। इमरान खान साहब ने 4 लोगों की वापसी की इजाज़त दे दी है, बाकी 12 लोग अभी पेंडिंग हैं। ये कौन कौन से लोग हैं जो वापस आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और वफाकी गवर्नमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को बता दिया कि अगर आपने यलगार की तो वहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। ये खबर किस हद तक दुरुस्त है, किसने कहा, क्यों कहा, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, वर्कर्स ने 2 SHOs को फेंटा लगा दिया और भी पुलिस वालों को घेर लिया गया था और उनके ऊपर भी डंडे और मुक्के बरसाए गए। ये वाकया क्या है और क्या इसको बगावत समझा जाएगा और क्या इस पे पुलिस खामोश बैठेगी, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। कल गुजरांवाला में एक ऐसा अजीबोगरीब वाकया पेश आया, बल्कि अफसोसनाक वाकया पेश आया, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोच है उसको पूरी तरह पूरी कौम के सामने पेश करता है। ये गुजरांवाला में एक मुकामी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में हैं। इन्होंने NA-80 से इलेक्शन भी लड़ा था और इनका नाम है असदुल्ला, लाला असदुल्ला पापा। इनको पापा लोग ये कहते हैं और ये बागवानपुरा गुजरांवाला के अंदर एक इलाका है, उसके अंदर ये रहते हैं। कल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक रैली का ऐलान किया गया था, एहतजाज का ऐलान किया गया था, तो गुजरांवाला के अंदर भी रैली निकलनी थी, वहाँ पर भी एहतजाज होना था। पुलिस को ये इतला मिली कि लाला असद साहब जो हैं, लाला असदुल्ला खान पापा साहब, ये वहाँ से एक रैली निकालना चाहते हैं। तो जिस तरह पूरे पंजाब के अंदर पकड़ दकड़ हुई तो पुलिस यहाँ पे पहुँची। यहाँ पहुँच के पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके हाथ पे झंडे थे, डंडे थे, या जो हजूम को इकट्ठा कर रहे थे, या जिनके बारे में पुलिस का ख्याल ये था कि ये जाके वहाँ पर हुल्लड़ मचाएंगे। उन 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस इन्हें लेके जा रही थी तो एक तंग सी गली थी जो अब आपको नज़र भी आ रही है। इस गली में वहाँ पे वर्कर्स मौजूद थे और उन्होंने पुलिस को घेर लिया। पुलिस को घेरने के बाद उन लोगों को छुड़वा लिया, 7 लोगों को, और 7 पुलिस को डंडे मारने शुरू कर दिए, ठुड्डे मारने शुरू कर दिए। इस सारी धींगा मुश्ती में 2 SHOs जो वहाँ पे इस गिरफ्तारी के लिए गए थे या इन गिरफ्तारियों के लिए गए थे, वो भी ज़ख्मी हो गए और पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हो गए। जो ज़ख्मी SHO है भगवानपुरा का SHO, उसका नाम अली हसनैन है, और जो दूसरा SHO है वो कोतवाली का है। इन दोनों को चोटें लगी हैं और उसके बाद बाकी एहलकार जो वो भी ज़ख्मी हुए हैं। यूनिफॉर्म जो है उसके फटने के भी इतलात हैं कि यूनिफॉर्म भी फटी है और पुलिस को बाकायदा भाग के वहाँ से अपनी जान बचानी पड़ गई। अब सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर पुलिस की यूनिफॉर्म की इज़्ज़त नहीं होगी, जो ज़ाहिर है किसी जगह पे भी इस वक्त नहीं हो रही, और अगर रिट ऑफ द स्टेट वो इस तरह वायलेट होगी कि जब किसी जगह पे पूरी पुलिस फोर्स जाएगी और लोग उसे घेर के उसके साथ ये सलूक करेंगे, तो उसके बाद फिर बगावत में क्या कसर बाकी रह जाती। तो मेरा ख्याल है इस वाक़े को जहन में रख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो थिंकिंग है उसका अंदाज़ा करना चाहिए। ये अगर इमरान खान साहब को रिहा करवाना चाहे तो ये 9 मई को पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह यलगार कर देते हैं। ना ये कोई दिफाई तनसीबात को छोड़ते हैं, ना ये कोर कमांडर के घर को छोड़ते हैं, ना ये जो मुजस्मे लगे होते हैं हमारे शोहदा के, ना उनको छोड़ते हैं, ना ये GHQ को बख्शते हैं, और ना ये कोर कमांडर्स के घर और कंटोनमेंट्स एरियाज़ को छोड़ते हैं। तो ये बेसिकली एक थिंकिंग है, एक सोच है कि आप पाकिस्तान की यूनिफॉर्म को, पाकिस्तान की अलामत को, पाकिस्तान की स्टेट को हदफ बनाएं। अब सवाल ये है कि अगर ये वाक़यात इस तरह बढ़ने शुरू हो गए तो क्या पाकिस्तान के अंदर स्टेट नाम की कुछ चीज़ रह जाएगी? क्या उसकी रिट रह जाएगी? यूनिफॉर्म एक सिंबल होता है स्टेट का, और ये सिंबल जब तक बरकरार रहता है, जब तक इसकी इज़्ज़त बरकरार रहती है, उस वक्त तक स्टेट कायम रहती है। जब ये सिंबल ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद स्टेट ख़त्म हो जाती है। गोरों के ज़माने में जब एक पुलिस एहलकार को भेजा जाता था तो सिंगल को भेजा जाता था, सिर्फ एक पुलिस एहलकार सब कॉन्टिनेंट में किसी भी गांव में, किसी भी शहर के अंदर जाता था और वहां से मुलज़म को गिरफ्तार करके, और अगर उसके पास घोड़ा होता था तो खुद वह घोड़े पे बैठता था और मुलज़म जो था उसी की पगड़ी खोल के उसका हाथ पगड़ी से बांधता था, और पगड़ी का जो दूसरा लड़ है
उसे अपने हाथ में पकड़ के घोड़े पे वो अपने पुलिस स्टेशन वापस आता था और मुलजम या मुजरिम उसके साथ साथ पैदल चलता था। और बाज़ औक़ात तो उससे जूते भी उतरवा लिए जाते थे मुलजम से, ताकि वो नंगे पाँव चले और पूरा गाँव, पूरा इलाका उसका तमाशा देखे कि पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। और किसी में इतनी जुर्रत नहीं होती थी कि पुलिस एहलकार से ये पूछ ले कि आप इसको क्यों गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, इसका जुर्म क्या है और किस थाने में लेके जा रहे हैं, और वो उसको छुड़वाना ये तो मुमकिन ही नहीं था। अलबत्ता ये होता था कि एक ख़ास डिस्टेंस पे जो लवाहकीन होते थे या ख़ानदान के लोग होते थे या गांव के लोग होते थे, वो ख़ास डिस्टेंस पे उस घोड़े के पीछे पीछे चलते रहते थे ताकि ये अंदाज़ा लगा सकें कि उनका मुलज़िम किस पुलिस स्टेशन में गया है। और फिर उसके बाद वो पुलिस स्टेशन के सामने बैठ जाते थे और वहाँ जो सीनियर पुलिस एहलकार होता था या अफसर होता था उससे बात करते थे कि हमारा ख्याल ये है कि हमारे जो बच्चा है या हमारा जो बुजुर्ग है उसके साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन किसी के अंदर ये जरूरत नहीं होती थी कि वहाँ पे पुलिस एहलकार के ख़िलाफ़ को आवाज़ उठा ले या स्टेट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। और अगर ये हो जाता था कभी कि पुलिस एहलकार गए हैं और उन्होंने किसी शख्स को गिरफ्तार करने की कोशिश की है और वहाँ पे हल्ला बोल दिया लोगों ने, या उन्होंने पुलिस एहलकार को गिरफ्तार नहीं करने दिया या कार्य सरकार में उन्होंने मुदाखलत की है, तो उसके बाद फिर सिर्फ पुलिस नहीं आती थी, फिर गोरों की फ़ौज भी आती थी और फ़ौज आके पूरे इलाके को मसमार कर देते थे। यानी अगर गाँव है तो उस पूरे के पूरे गांव को वो मसमार कर देते थे, उसके सामने तोपें लगा के लोगों को निकाल के जितने घर होते थे उनको गिरा दिया जाता था। और वहाँ जो लंबरदार होता था उसको मुअत्तल कर दिया जाता था, क्योंकि लंबरदार जो है वो उस इलाके में स्टेट का एक नुमाइंदा होता था और उसका ये काम होता था कि जब पुलिस एहलकार आएगा तो पुलिस एहलकार को लेके मुतलका शख्स के घर जाएगा और वो जिम्मेदारी उठाएगा कि ये शख्स हर सूरत पुलिस स्टेशन पहुँचेगा। लेकिन अगर नंबरदार के होते हुए अगर ये वाक़या हो जाता था तो फिर वहाँ पे फ़ौज आती थी, पूरे इलाके को मसमार करके नंबरदार के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके वापस आते थे। और ये इतनी बार इस टाइप के वाक़यात उस दौर में हुए कि फिर किसी के अंदर ये ज़रूरत नहीं हुई कि वो यूनिफॉर्म को हाथ डाल सके या रजिस्ट कर सके स्टेट को। और यही वजह है कि आप सब कॉन्टिनेंट में किसी भी गाँव में चले जाएँ, आपको उस गाँव के साथ एक टिब्बा नज़र आएगा। और ये जो टिब्बा है ये बेसिकली पुराना गांव था जिसे मसमार कर दिया गया था। तो वहाँ उस वक्त दो किस्म के लोग या दो किस्म की फोर्सेस गांव को मसमार करती थी पुराने ज़माने में। एक जो बाहर से लोग आते थे जो यहाँ पे यलगार करते थे, सेंट्रल एशिया से आते थे, उनके रास्ते में जो जो गांव पड़ता जाता था उसको उजाड़ते जाते थे। तो वो इसी तरह आग लगा देते थे, उसको तोड़ फोड़ देते थे, उसको मसमार कर देते थे, उसके ऊपर से घोड़े गुजार देते थे और लोग फिर उसके बाद भाग जाते थे वहाँ से। और फिर जब वो फ़ौज वापस चली जाती थी या आगे निकल जाती थी तो वो आके उस जो वीराना था उसके साथ एक नया गांव आबाद कर लेते थे। दूसरा ये था कि जो स्टेट होती थी वो स्टेट किसी जगह ये महसूस करती थी कि हमारे रास्ते में रुकावट खड़ी करने की कोशिश की गई है या हमारी यूनिफॉर्म पे हाथ डाला गया है, तो स्टेट फिर उस गाँव को मसमार कर देती थी या उसे जला कर राख कर देती थी। और उसके कुछ अरसे बाद फिर लोग उस गांव के साथ एक गांव नया आबाद कर लेते थे और वहाँ पे टिब्बा बन जाता था। लेकिन अब ज़ाहिर है वो दौर नहीं है कि यहाँ पे ना तो महल्ले के ऊपर यलगार हो सकती है ना फ़ौजें आ सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान है ज़ाहिर अपनी फ़ौज अपने लोगों को किस तरह फतह करेगी, ना इस किस्म के ऑपरेशन हो सकते हैं। लेकिन स्टेट अगर इसकी रेट इसके बावजूद कमज़ोर हो रही है तो फिर ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है और इसके बारे में स्टेट को सोचना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर आपने किसी मुलज़म को गिरफ़्तार करना है तो फिर आप इंश्योर करें कि वो शख्स हर सूरत गिरफ़्तार होगा, ख्वाह उसके लिए आपको कितनी फ़ोर्स क्यों ना भिजवानी पड़े और उसके बाद स्टेट को कितनी कार्रवाई क्यों ना करनी पड़े, ताकि स्टेट की रिट इस्टेब्लिश हो। और अगर स्टेट की रिट इस्टेब्लिश नहीं हो रही तो फिर मेरा ख्याल है स्टेट को सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप के इंसिडेंट अगर 2, 4, 5, 10 हो गए तो उसके बाद फिर पुलिस और उसकी यूनिफॉर्म और फिर रियासत, इसकी कोई इज़्ज़त पाकिस्तान के अंदर बचेगी नहीं। और अब सवाल ये है कि आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर रही है और कल को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी गवर्नमेंट आ जाती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर स्टेट को काम नहीं करने देती, पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काम नहीं करने देती, मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े तगड़े हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और अगर वो अपने मदरसे के बच्चों को ये कहते हैं कि किसी स्टेट के एलिमेंट को, आर्गन को, स्टेट के अहलकार को आपने अपने मदरसे में दाखिल नहीं होने देना या अपने शहर में दाखिल नहीं होने देना, और वहाँ पे अगर मदरसे के स्टूडेंट हाथों में बंदूकें लेके खड़े हो जाते हैं या वो अपने हाथों में पत्थर उठा लेते हैं, तो फिर स्टेट कहाँ पे होगी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क के अंदर गवर्नमेंट कैसे चला सकेगी। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सोचना पड़ेगा
कि अगर ये मरहला इसी तरह जारी रहा, अगर ये थिंकिंग इसी तरह जारी रही और अगर हमने ये हरकतें बंद ना की, तो कल को हमें इस स्टेट को कंट्रोल करना या स्टेट को चलाना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहेगा। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए और स्टेट को भी सोचना चाहिए। आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक जगह गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगाना चाहते, लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने वफाक के ऊपर यलगार की तो वहाँ पे ये अंदेशा मौजूद है कि वहाँ पे गवर्नर राज लग सकता है। ये वाकई अंदेशा मौजूद है और ये बात सिर्फ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने नहीं की, बल्कि वफाक के बहुत सारे वज़रा ने की है। और उसमें मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को जो गैर सियासी चैनल्स हैं, इस तरह कह लेते हैं, जो गैर सियासी चैनल्स हैं, उनके ज़रिए भी बताया गया है कि जनाब अगर आपने ये गलती की, जो आपने धमकी दी है कि हम इस्लामाबाद के ऊपर जाएंगे, यलगार करेंगे, कब्ज़ा करेंगे और फिर उसके बाद इमरान खान को जेल से खींच के रिहा करके खैबर पख्तूनख्वा लेके आएंगे, तो अगर आपने ये गलती की तो फौरी तौर पे आपकी गवर्नमेंट यहाँ से फारिग हो जाएगी और यहाँ पे गवर्नर राज लगेगा। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ पे अफ़गानिस्तान और ईरान से इतनी ज़्यादा दरअंदाजी हो रही है कि स्टेट मौका नहीं दे सकती कि बाहर से भी एलिमेंट आते रहें और जो स्टेट के अंदर के एलिमेंट हैं वो भी इस टाइप की हरकत शुरू कर दें कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन जाए। तो ये जो वहाँ पे गवर्नर इस वक्त मौजूद हैं, वो इसलिए मौजूद हैं कि अगर कोई गड़बड़ हुई खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से तो वफाकी हुकूमत इस बार गवर्नर राज लगाते हुए ज़्यादा देर नहीं लगाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बड़ी मुश्किल से माशी सरगर्मियाँ शुरू हुई हैं और कोई शख्स ये नहीं चाहता, कोई इदारा नहीं ये चाहता कि ये माशी सरगर्मियाँ जो इसके अंदर रुकावट डाली जा सके या इसका रास्ता रोका जा सके। तो बाहर से भी पाकिस्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर है, चाइना की तरफ से, अरब मुल्कों की तरफ से और बाहर से जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से, IMF की तरफ से भी, कि जनाब हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस तरह करेंगे। जब हम करते हैं तो वहाँ पे फिर आपके कोई एहतजाज शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे सड़कें बंद हो जाती हैं, वहाँ पे सियासी अफरा तफरी शुरू हो जाती है। तो इस बार स्टेट ने यह फैसला किया है कि किसी किस्म के एलिमेंट को, किसी भी शख्स को, किसी भी सियासी जमात को सियासी अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो वो अली अमीन गंडापुर साहब को भी इतला कर दी गई और उनको पता भी है कि अगर मैंने ये गलती की तो मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी, फिर यहाँ से मेरी गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी। तो ये सिर्फ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की बात नहीं है, बल्कि ये सबको पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है और किस तरह चीफ मिनिस्टर साहब को बताया गया। आज एक और ख़बर भी गर्दिश करती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात करने का फ़ैसला कर लिया है और इमरान खान साहब ने बाकायदा इसकी इजाज़त दी है और उसके लिए 2 सतहों पे ये मुज़ाकरात किए जाएंगे, पहले सियासी जमातों के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ। कुछ लोग जो इस्टेब्लिशमेंट्स के राब्ते में हैं उन लोगों को एक्टिव किया गया कि जाए जनाब आप उनसे बात करें और जहाँ पे कोई मामला चल सकते हैं, कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो वहाँ पे जाके चीज़ों को लॉक करें। फिर एक वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सियासी वफ्द भी बन रहा है, एक कमेटी बन रही है जिसके अंदर सियासतदान शामिल होंगे और सीजन किस्म के सियासतदान शामिल होंगे। वो सियासतदान शामिल होंगे जो पहले भी कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट का हिस्सा रहे हैं और उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राब्ते हैं। तो उनको भी ये टास्क दिया जाएगा कि वो सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरा शुरू करें और ये जो सियासी मुज़ाकरात हैं सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से स्टार्ट होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंगेज करेगी, उसके साथ मुज़ाकरात करेगी और मुज़ाकरात करने के बाद कुछ कवानीन के अंदर तरामीम की जाएंगी। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और मेरा ख्याल ये अक्लमंदी है कि उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते बल्कि सियासी जमातों के साथ भी मुज़ाकरात कर रहे हैं। इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा और पाकिस्तान को भी होगा। और इमरान खान साहब की तरफ से ये बड़ा इनिशिएटिव है और मेरा ख्याल है इस इनिशिएटिव को मटीरियलाइज होना चाहिए। अब हम आते हैं कुछ ऐसे लोगों की तरफ जिनके बारे में इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि इन्हें पार्टी में वापस ले लिया जाए। वैसे तो ये 16 लोगों की लिस्ट है, लेकिन उनमें से 4 की परमिशन इमरान खान साहब ने दे दी है। उसमें सदाकत अली अब्बासी साहब हैं, उनके बारे में फ़ैसला हुआ है कि उन्हें पार्टी में ले लिया जाए, क्योंकि जब वो रिहा हुए थे तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ खुल के कोई ज़्यादा बात नहीं की थी। बस उन्होंने ये कहा था जी मैं सियासी तौर पे अपने आप को अलग कर रहा हूँ, मैं अब सियासत में शरीक नहीं होगा। तो उनके बारे में ये फ़ैसला हुआ है कि उन्हें पार्टी में वापस ले लिया जाए। उस्मान डार साहब ज़ाहिर है वो भी बहुत अरसा
स्टेट के कब्ज़े में रहे और उसके बाद उन्होंने भी आके एक बयान दे दिया था और ज़ाहिर एक शो के अंदर बयान दिया था, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के इमरान खान साहब की तरदीद या मज़म्मत नहीं की थी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। फिर फवाद चौधरी साहब वो भी गिरफ़्तार हुए थे, बल्कि 2 बार गिरफ़्तार हुए हैं और एक बार वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भी गए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने टिकने की गलती नहीं की। वो वहाँ से वापस आए, फिर अपने घर में रहे, फिर उन्हें गिरफ़्तार किया गया और फिर उन्होंने दोबारा सख्तियाँ बर्दाश्त की। तो फवाद चौधरी साहब के बारे में भी ये फैसला हुआ है कि उन्हें भी पार्टी में वापस ले लिया जाए। और अली नवाज़ अवान साहब, जिन्होंने भी कोई पार्टी के ख़िलाफ़ बात नहीं की, ना इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बात की, ना पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, तो उनकी भी परमिशन हो गई है कि अब वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जा सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये चारों लोग जो हैं पार्टी में वापस जाएंगे, क्योंकि इन सबको अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए या इनके खिलाफ जो केसेस हैं वो एक्टिव हो जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है इन्होंने वादा किया हुआ है और जब ये वादा खिलाफी करेंगे तो इनके खिलाफ दोबारा कार्रवाई हो सकती है। तो अब सवाल फिर वही है कि क्या ये चारों लोग सियासी जमात में वापस जाएंगे या सियासी एक्टिविटीज़ करेंगे, इसके बारे में सरदस्त कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरा ख्याल ये कि सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस नहीं जाएंगे। वो अपना कारोबार करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये जो टन्योर है 2024 से 2028 तक का, वो गैर सियासी रह के अपनी ज़िंदगी गुजारें और अपने आप को बचा के रखें सारे मामला से, सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पे तवज्जो दे सकें। बाकी 3 जो है उनके बारे में मुझे अंदाज़ा नहीं है, शायद फवाद चौधरी साहब पार्टी में वापस चले जाएँ क्योंकि इनकी गुंजाइश पार्टी के अंदर मौजूद है और ये वो शख्सियत हैं जो पार्टी के मुज़ाकरात करवा भी सकते हैं और कामयाब भी कर सकते हैं। तो बहरहाल, और इसके बाद 12 लोग हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब थिंकिंग कर रहे हैं और मेरा ख्याल है उनमें से 3 लोग ऐसे होंगे जिनको पार्टी में ले लिया जाएगा। और वो कौन से लोग होंगे ये मैं आने वाले किसी व्लॉग में आपके सामने पेश करूँगा।